ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी को नमस्ते। सैटरडे, शुभोदय अण्णा। शुभोदय। सैटरडे सुबह का समय हम लोग निकाल के 5 से 6 ये सत्र अटेंड कर रहे हैं। तो अ, खासकर ये टॉपिक बहुत ही लोगों को अच्छा भी लगता है, और आज के ज़माने में मुझे लगता है कि आवश्यकता भी है समझने की कि कैसे हम हमारे बच्चों के इमोशंस पे काम करें, या कैसे हमारे बच्चे अपने इमोशंस को ठीक से समझ सकें, किस प्रकार से अपने इमोशंस को काबू कर सके, किस प्रकार से स्ट्रांग बने इमोशनली। क्योंकि इतना सारा विषय आजकल बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है इस पे। अगर हम देखें इमोशनल इंटेलिजेंस, I am already recording. We will upload this. Yeah? So please don't, you don't need to record it. Um, so there are many topics which are going around over last many years. अगर हम देखें इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ऐसे हम लोग आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू, ये सब बहुत आजकल विषय सब लोग इस पे बात करते हैं कि कैसे ये सब हम बिल्ड बिल्ड कर सके हमारे बच्चों में। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या, आईक्यू मतलब क्या, और ये सब चीजें ऐसा कोई बहुत विशेष नहीं है। और यही मुझे बहुत विचित्र भी लगती है, बिकॉज मेनी years this has been this has been actually uh, for thousands of years in Bharat, this has been going on. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें कि मन, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या, इमोशंस कहाँ पर होते हैं, अगर हमें समझ में आएगी तो हम उसको बहुत सरलता से एड्रेस कर पाएंगे। इमोशंस हमारे मन में होती हैं, क्योंकि दैट इज वेयर वी डील विद पीपल, इजंट इट। अगर हम देखें हमारे 5 जो कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश जो है, तो ये पांचों कोश में से मन जो है, मन से हम व्यवहार करते हैं, औरों के साथ में बात करते हैं, रिश्ता बनाते हैं, रिश्ता नहीं बनाते हैं। तो ये सब जो है, अ, ये जो, जस्ट वन सेकेंड ना, मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ सबको। तो ये जो मन से हम व्यवहार करते हैं, मतलब कि इंटरेक्शंस हमारे कैसे हैं, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि के साथ में रिलेशनशिप्स कैसा है। व्हेन वी से व्यष्टि मतलब हमारे अपने साथ। इसीलिए कहते हैं अगर हमारे अपने साथ ठीक नहीं है तो हमारे इमोशंस डगमगा रखे हैं, वी आर इमोशनली वीक और इमोशनली अनस्टेबल, ऐसा भी बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें अपने परिवार के साथ रिश्ता, how do we build our relationships with people? So when we have strong emotions, when we are emotionally stable, we build good relationships with family, friends. तो उसी को व्यष्टि, समष्टि, समष्टि में सबसे छोटा जो आता है, सबसे पहले हमारी फैमिली आती है, उसके बाद में फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, समाज के और घटक आते हैं, जो जो पीपल हु आर फॉर्मिंग द सोसाइटी। ऐसे राज्य आता है, राष्ट्र आता है। तो द होल, all these components are basically what forms the entire समाज, समष्टि। सृष्टि के साथ रिलेशनशिप, how is our relationship with सृष्टि? सृष्टि means environment, creation around us. So how am I relating to the resources around us? How am I relating to the rivers? How am I relating uh, to the weather, to the environment? Am I a part of the problem when I'm creating significant pollution, or am I a part of a solution where I'm solving it and reducing my footprint?
reducing my consumerism. Yeah, so this is how I relate to the environment. क्या मैं प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, या मैं सिंथेटिक को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, या मैं केमिकल्स को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और आई एम completely unaware, it doesn't matter to me. So that means something is weak there. Yeah, my relationship with the environment, something is weak there. Now, the fourth thing is Parameshti. How is my relationship with Bhagwan? या इमोशनली वीक कौन होता है व्यक्ति? इमोशनली वीक व्यक्ति वो होगा जिसे सत्य का या जिसको अ, ये नहीं मालूम कि वो कौन है, भगवान कौन है, और मेरा भगवान के साथ रिलेशनशिप क्या है। हम अगर मन के विकारों में अटक जाते हैं तो इमोशनली हम वीक होते हैं। मन का विकार मतलब मन में सभी कोशों में से जो मन है वो अ, उसमें 6 अनर्थ छुपे होते हैं। ठीक है, तो 6 अनर्थ जो छुपे होते हैं मन में वो क्या है? काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य और लोभ। ये 6 हमारे जो अनर्थ हैं जिसमें काम वासनाएं हैं, मतलब ज्यादा। हाँ, किसी किसी भी आई आई फील आई हैव लॉट ऑफ डिजायर्स, दैट इज व्हाट इज काम। डिजायर्स मतलब किसी चीज, बहुत अच्छी वस्तु को देखा तो उसको हासिल करना चाहा, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। देन किसी की बड़ी गाड़ी को देखा तो लगा यार मुझे भी मिल जाए तो अच्छा है, कहीं बड़ा घर देखा तो यार मुझे भी मिल जाए तो अच्छा है। सो दिस इज ऑल व्हाट वी से इज काम प्रवृत्ति। क्रोध मतलब क्या? गुस्सा आना। क्रोध क्रोध गुस्सा इज अ मैनिफेस्टेशन। what is appearing externally is a manifestation of something what has already happened internally. इंटरनली क्रोध आया मतलब ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। So when something is not going on as per us, when something what we want is not happening as per us, when our desires are not getting fulfilled, or we had invested heavily in something and that didn't happen, that is when anger comes. Now, manifestation of that can be, we get very red or we get very angry and all those things happen. Yeah. So this is krodha, where now it can be controlled, it can be uncontrolled. Today, many relationships break because of anger. तो अभी क्या यार, तुम अपने इमोशंस पे तो काबू रखो, बोलते नहीं बोलते ऐसे। So basically, what does that mean? That the person is actually is getting very angry and is not able to manage their emotions. Kama, krodha, moho. Moho means attachment. Too much attachment with something. Uh, whether it is our property, whether it is our house, whether it is our name, whether it is our fame, whether it is our family members, whether it is anything specific, where we are attached. Dhritarashtra is a beautiful example from Mahabharata when it comes to attachment. Yeah, and a perfect example because he also was blind, है ना? And so metaphorically as well as actually, it applies very well that a person who is blinded with attachment, hmm, how much he was blinded, that he was the whole Mahabharata is attributed that it happened because of this fellow. Now, so this is what we say, Kam, Krodh, Moho. Everything is governed by that attachment. Yeah, and the root of that attachment is that I am stuck in this body. मुझे लगता है कि मैं ये शरीर हूं, और ये जड़ है उस अटैचमेंट। और इसकी ब्यूटी ये है कि ये मन के विकार की वजह से ही है। अभी पूरा जीवन मनुष्य का जो मनुष्य को मिला है, ये बहुत सटल ज्ञान में बातें करने वाला हूं, और अगर आप इसको कनेक्ट कर गए तो ये एक अनुभूति का विषय भी बन सकता है कि अगर हम देखें, हमारे बहिकरण है, अंतःकरण है। बहिकरण में हमारे भूमि, अपो, नल, वायु, खम, हम ये 5 जो पंच महाभूत है, उनसे जो हमारे इंद्रियां बनी है, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, ये हमारे बहिकरण कहलाते हैं। बहिकरण मतलब ये बाहर की तरफ फेसिंग है, एंड दे गेट थिंग्स इनसाइड। एंड उसी तरीके से अंतःकरण है। तो व्हेन आंखों से जब हम देखते हैं तो बहिकरण एक हमारे
आंखें हैं, और आंखों से अगर हम कुछ देखते हैं तो वो संवेदनाएं हमारे मन तक पहले जाती हैं। वो संवेदनाएं हमारे नाड़ियों के थ्रू हमारे मन तक जाती हैं, और फिर उस पे मन काम करना शुरू करता है। अब बहिकरण और अंतःकरण में क्या फर्क है? अंतःकरण अंदर की तरफ फेसिंग वाले कर्ण है, जो कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है। ये चार अंतःकरण है। तो जब हम बात करते हैं कि भूमि अपो नल वायु खम मनोर्बुद्धि रेवचा अहंकारा इत्ययम में भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये अष्टधा प्रकृति है। प्रकृति मतलब जो हम नहीं है। ये बात को, एक बहुत सिंपल सी बात को समझना आवश्यक है। ये हम नहीं है, ये प्रकृति है। तो प्रकृति में अष्टधा प्रकृति होना मतलब ये आठ उसके भाग हैं। पंच महाभूत जिनसे बहिकरण बने, और और सत्व रजस तमस जिससे हमारे अंतःकरण बने, जो तीन गुण है। तो ये अंतःकरण जो है वो है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये अंदर की तरफ फेसिंग है। अभी अंदर की तरफ मतलब क्या? मतलब हमारे ऊपर जो आवरण है, तो चित्त का, फिर बुद्धि, फिर मन। अब बाहर और अंदर के बीच में एकदम कौन बैठा है? वो है मन। मन को अगर हम समझ गए, मन को हम समझ गए, तो फिर कुछ समझने के लिए रहा ही नहीं उसके बाद। उसी को समाधि, उसी को ही मोक्ष अवस्था बोला गया। अगर आप मन के ऊपर काबू पा लिए, जिसको अर्जुन भगवत गीता में कह रहा है भगवान से कि हे केशव, मैं एक पल को हवा को तो पकड़ सकता हूं, पर मैं अपने मन को नहीं पकड़ पाता। तो अर्जुन जब ऐसा बोल रहा है तो हम कौन है ना? हिंदी में कहावत है, फिर हम किस खेत की मूली हैं। तो ये बात को समझना बहुत आवश्यक है कि मन को कैसे काबू करना है, मन को कैसे समझना है। और ये जो है, ये अटैचमेंट इसीलिए है क्योंकि हम मन के अधीन होके अपने आप को इस शरीर समझ बैठते हैं कि मैं ये शरीर हूं, और सारा व्यवहार मेरा मैं उसी मानसिकता से करता हूं कि मैं ये शरीर हूं। अब मनोमय कोश में काम हो गया, क्रोध हो गया, अटैचमेंट हो गया, काम क्रोध मोह हो गया, मद। मद भी वही है। मद मतलब कंफ्यूजन, बिविल्डरमेंट। हम लोग कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन सबसे बड़ा किस बात का है? इसी बात का कंफ्यूजन है कि भाई मैं ये शरीर हूं और मैं आत्मा नहीं हूं। हम्म, एक बार ये चीज क्लियर हो गया तो फिर किस बात का कंफ्यूजन? फिर ना तो मन रहा, ना कोई कंफ्यूजन रहा। तो ये, अब ये सबसे सटल कंफ्यूजन है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। खासकर आज आप यूथ को देख लीजिए, उनसे आप पूछ लीजिए आपका, आप क्या करना चाहते हैं, बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। बड़े बड़े लोग केमिकल्स का भरा भरा बिजनेस हम लोग कर रहे होंगे, पूरी सृष्टि का नाश कर रहे होंगे। हमें लगता है कि हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे। मैं एक व्यक्ति को जानता था जो कि इतने बड़े साधक, बहुत अच्छे उनकी साधना, भागवतम का अध्ययन निरंतर, जप बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा। फिर मेरे को पता चला, मेरे मित्र वो जो जिनसे मैं बात कर रहा था, मैं कहाँ काम करते हो? बोले मैं मॉन्सेंटो में काम करता हूँ। मैंने कहा यार तू कमाल है। तो एक तरफ जप कर रहा है, एक तरफ इतना बड़ा ध्यान लगा रहा है, एक तरफ भागवतम पढ़ रहा है, दूसरी तरफ मोन्सेंटो में काम कर रहा है। अभी जिनमें से, आप में से जिनको मालूम नहीं कि मोन्सेंटो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी राक्षसी कंपनियों में से एक कह सकते हैं। सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वो बनाते हैं। हम्म? बीज जिसको आप बोएंगे उसमें से दोबारा से बीज नहीं निकलेगा, ऐसे वाले बीज बनाते हैं। लाखों किसानों के ऊपर केस कर रखा है। वो बीज ताकि अंकुरित हो और उस पर कीड़ा ना पड़े, तो उसके लिए पेस्टिसाइड भी वही बनाते हैं, जो कि उसी बीज को सिर्फ अंकुरित होने देगा, उसके आसपास सारे बाकी बीज को खत्म कर देगा। इस प्रकार की पेस्टिसाइड्स भी बनाते हैं। उसके नाम अलग विचित्र विचित्र है, राउंड अप और ये सब ऐसे नाम है। फिर सबसे बड़ी जो केमिकल कंपनी है बेयर, उसको उन्होंने खरीद लिया पिछले कुछ सालों में। अब आप खुद ही विचार करिए, दुनिया की सबसे बड़ी बीज बनाने वाली कंपनी और सबसे बड़ी केमिकल वाली कंपनी साथ में जुड़ रही है, तो क्या कर रहे होंगे? तो ये जो तो मैं उसको समझाया। मैंने कहा यार तू अ, साधना कर रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ ऐसी कंपनी। बोला इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है, मैं अपनी अच्छे से साधना कर पा रहा हूँ। तो ये मद है, ये कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन इसीलिए है कि आप देखें, चार सत, सत्य युग हुआ, त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ, कलयुग हुआ। कहते हैं कलयुग में ये सारी चीजें हमारे अंदर आ गई। जैसे त्रेता युग में, सतयुग में हिरण्यकश्यपु था और वो बाहर था। त्रेता युग में रावण था और वो बाहर था। द्वापर युग में कंस था और वो बाहर था।
ये सभी प्रकार के अ, जो भावनाएं हैं ये मनुष्य के अंदर आ गई है। अब हमारे अंदर महाभारत चल रहा है, जिसमें अर्जुन भी हमारे अंदर है और दुर्योधन भी हमारे अंदर है, कंस भी हमारे अंदर है। अब वो अंदर का जो युद्ध है उसी को ही मद कहा गया है, बिविल्डरमेंट कहा गया, कंफ्यूजन कहा गया है। हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। और ये सारे कंफ्यूजन की जो जड़ है वो है कि जब से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जब से आई, ऑटोमेशन जब से होने लगा, तो मैं लोगों को बोलता हूँ ये एआई आज नहीं आ रहा है। हमको लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आ रही है, नहीं। जिस दिन मशीनें बननी शुरू हुई, आपका काम, पहले हाथ का काम को इजी किया हमने मशीनों से, है ना। तो पहले शारीरिक काम को हमने मशीनों से आसान किया। ये काम 200 साल पहले शुरू हुआ, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही थी। ओनली थिंग वाज इट वाज इंटेलिजेंस ऑफ द हैंड, है ना। टुडे वी आर आउटसोर्सिंग इंटेलिजेंस ऑफ द माइंड। हम जो डिजाइन करते हैं, हम जो आगे का सोचते हैं, आज हम उसको आउटसोर्स कर रहे हैं। इसलिए खतरा बढ़ गया है, क्योंकि मनुष्य को लगता था कि भाई जानवरों से मैं तो परे हूँ, मैं तो पेड़ पौधों से परे हूँ। क्योंकि सारी सृष्टि में अगर हम देखें, विच इज ट्रू, हम लोग विशेष हैं, पर वो विशेषता सेवा के लिए है, भोग होने के लिए नहीं है। अब वो विशेषता हमको जो मिली है उससे हमें प्रिजर्व करना है, सर्व करना है। वी शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटिंग। उससे हमें दोहन करना है, शोषण नहीं करना है। आज हम शोषण कर रहे हैं। दोहन मतलब जो गाय के 4 थन होते हैं उससे 2 थनों में से ही दूध लेना और दो से नहीं लेना। इसी इसी प्रक्रिया से दोहन शब्द आया कि गाय को दो के आ जाओ, दो मतलब दूध निकाल के आ जाओ। आज तो हम चारों थन क्या, आज तो हम चारों थन से दूध ले भी रहे हैं और गाय को मार भी रहे हैं। गाय को मतलब अपनी पृथ्वी को, माता को, भूमि को मार भी रहे हैं, खत्म भी कर रहे हैं। तो ये तो शोषण से भी आगे की बात होगी। तो एनी हाउ, कमिंग बैक, तो ये जो है ये मद है, बिविल्डरमेंट है, कंफ्यूजन है। ये अंदर है हमारे। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम प्रकृति का नाश किए जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा हम अपने स्वास्थ्य का नाश किए जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम अपने रिश्तों का नाश किए जा रहे हैं। और हमें लग रहा है कि हम तो डेवलपमेंट में हैं। हमें लग रहा है कि वी आर डेवलपिंग, वी आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर। एंड आई डोंट नो ऑन व्हाट पैरामीटर आर वी बिकमिंग बेटर। सो ये जो विकार है मन का, इसको सबसे ज्यादा हमें समझना चाहिए। और ये जब स्पष्टता होती है, ये जब क्लैरिटी आती है, तो लाइफ आराम से, जिसको हम कहते हैं कि सही रास्ते पे आ जाती है। फिर हमारे कंफ्यूजन नहीं होगा तो इमोशंस अपने आप से स्ट्रांग होंगे। काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, एनवी, जेलसी। अभी मजाक मजाक में मैं कई बार बोलता हूँ, वो आता था ना एक एडवर्टाइजमेंट, मेरी मेरी मेरे पड़ोसी की कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। तो वो वाला हिसाब है। अभी एवरीथिंग इन, एक्चुअली अगर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो किसी और को कुछ अच्छा मिल रहा है, किसी और का कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमें खुशी होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं अबेंडेंस माइंडसेट। पर आजकल क्या होता है, किसी और को कुछ अच्छा होता है, हमारे नेबर को, हमारे फ्रेंड को, हमारे रिलेटिव को, या किसी को, तो हमें जलन होती है, अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है, यार उसको ज्यादा क्यों मिल गया, या मुझे क्यों नहीं मिला, या या ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो है, ये इसको कहते हैं माइंडसेट ऑफ पॉसिटिव। पॉसिटिव मतलब कुछ ही कम, किसी चीज कम होने का माइंडसेट। तो ये आजकल हम देखते हैं बहुत ज्यादा है, हर हर चीज में। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जब जा रहे हैं, तो अपने माता पिता को वापस आके बोलते हैं, उसकी गाड़ी जो है, पिता की गाड़ी है, हमारी गाड़ी से ज्यादा अच्छी। पापा आप बड़ी गाड़ी क्यों नहीं खरीदते, आप ये वाली गाड़ी क्यों नहीं खरीदते। छोटे छोटे बच्चे जो है वो कंपेयर कर रहे हैं अपने पोजेशंस को। एंड इट इज फेड ऑल्सो, इट इज फेड इन देम। दिस होल एस्पेक्ट ऑफ विच स्कूल डू यू गो इन, अरे आपके स्कूल का फीस कितना है। और एंड इट इज फेड बाय whom, इट इज फेड बाय adults in the environment. Yeah, it is fed because they discuss on all these things. Yeah. अपार्टमेंट्स में मैं सुनता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि पेरेंट्स बोलते हैं उस बच्चे के साथ मत खेलो। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। गवर्नमेंट schools might still be 100 times better than most of the private schools actually. तो तो ये बातों को पेरेंट्स और एनवायरनमेंट में जो एडल्ट्स हैं वो बच्चों में डालते हैं। मात्सर्य, एनवी, जेलसी। एंड देन वी बिलीव के बच्चों में ऐसा क्यों, फीलिंग्स कहाँ से आ रहे हैं, बचपन से हमने ऐसा किया इसलिए आ रहा है। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, और अंतिम में जो है, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, लोभ, ग्रीड, ओपा, और चाहिए मुझे, और चाहिए। तो मेनी people come to Vidya Kshetra. Last year we had more than 3,000 visitors.
एंड अतिथि दिवस होता है, बाद में बात होती है, तो ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई आप विद्या क्षेत्र में इतने सारे लोग अपना जॉब छोड़ के कैसे आए? हम्म? कैसे? You were all working in IT industry, somebody was teaching in college, somebody was teaching in IIT preparation institute, somebody was a doctor, somebody so many people, how can they leave their what they were doing and they have become acharyas in the gurukul? So मैं उनको बोलता हूँ, मैंने कहा प्रॉब्लम यही है आज के जमाने की कि आज हमें मालूम नहीं है कि हमारा फुल स्टॉप कहाँ है. हाउ मच इज इनफ? Everybody is running behind getting 10 crores, 100 crores savings. There is no stopping. 75-80 ईयर हो गए फिर भी हम लगे हुए हैं अर्थार्जन करने के लिए. तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है आज, जिसको हम आश्रम की बात करते थे कि ब्रह्मचारी आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम क्या है, वानप्रस्थ आश्रम क्या है, संन्यास आश्रम क्या है. कि भाई हो गया, 50 वर्ष की आयु हो गई, मतलब आपको वानप्रस्थ में जाना है, मतलब समाज को वापस देना है, आपको एक्टिव अर्निंग, एक्टिव एंगेजमेंट से उन्मुख होना है, अब आपके नेक्स्ट जनरेशन को हस्तांतरित करना है. वो पूरा गड्ढमड्ढ हो गया है पूरा सोसाइटी में ही. वी मैरी लेट, वी गिव बर्थ टू चिल्ड्रन वेरी लेट. बाय द टाइम वी आर 50, आवर चिल्ड्रन आर ओनली 10 ईयर 11 ईयर ओल्ड. तो कैसे हम नेक्स्ट ईयर उसको देंगे जनरेशन को, है ना? तो पूरा वो ऊपर नीचे हो गया. सो बट इफ यू वुड हैव मैरिड in right time in our early 20s, we would have got children at the right time, then by the time we are 50, our children would be 20-25 year old, they would be standing on their own feet. So this is how the whole society was built. ठीक है, 50 नहीं 55 तो कर लो यार, कहीं तो रुको. 55 नहीं 60 years तो कर लो, कहीं तो रुको. Now this doesn't mean we stop working, it doesn't mean we stop engaging meaningfully, है ना? It only means that we understand that हो गया हमारा, अभी नेक्स्ट जनरेशन का है. I have to now start giving back. Whatever I have accumulated in my life, I have to give back. जितना हुआ उतना अच्छा हुआ. And what a havoc it has created in the society. These apartments देखिए भर भर के आ रहे हैं. हर 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का IT इंजीनियर वो काम बाद में करना शुरू करता है, पहले अपार्टमेंट खरीदता है लोन पे. 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ का लोन ले लेता है. लाइफ कहाँ से? तो ये ग्रीड जो है, लोभ जो है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये मन का ही विकार है. ये सब मिलके हमें वीक बनाते हैं, ये जो विकार है, बिकॉज वी इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड थ्रू दीज इमोशंस, है ना, थ्रू दीज पार्ट्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर इन मन. I am dealing with somebody out of lust, I am dealing with somebody out of anger, I am dealing with somebody out of greed, I am dealing with somebody out of jealousy, I am dealing with somebody out of confusion, and this is somebody or something. So this is where our emotional relationships or our engagement with the outer world lies. One. Now I think we have understood very well that ठीक है, अब emotions अगर मन हमारे काबू में है, which is what Krishna is saying in Gita, if man is in your control, then man is the best of your friends. If man is not in your control, then it is the worst enemy. Yeah. So generally हम देखें तो विकृत मन जो है वो हमारा शत्रु है, which is true, because that is what is, as I told you, it's a glue. वो हमें चिपका के रखा है, विकृत मन. Now how do you get a handle on this? अपने इमोशंस को अगर हमें स्ट्रांग करना है, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग करना है, अपने आप से अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना है, तो मतलब मन को समझना है और मन पे काबू पाना है. उसके लिए हमारे पांचों कोश पे काम होना बहुत आवश्यक है, विच इज योर अन्नमय कोश, योर प्राणमय कोश, योर मनोमय कोश, योर विज्ञानमय कोश एंड योर आनंदमय कोश. मन के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मन है जो भी हम कार्य करते हैं, वो कार्य, हालांकि हमारे इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, बट आप देख लीजिए, अगर आप मन लगा के नहीं करेंगे तो कुछ काम कर नहीं पाएंगे, है ना, अच्छे से. तो एकाग्रचित्त होके नहीं कर पाएंगे, एकाग्रता नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे. तो आपके सामने चाहे जितनी अच्छी थाली पड़ी हो खाने की, आप बोले मेरा मन नहीं है खाने का, तो नहीं खा पाएंगे. तो मन बहुत पावरफुल है और मन चाहिए, क्योंकि वो इंद्रियों का राजा है, उसी से हम लोग जो भी करेंगे अच्छे से कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं कि मन में विकृति है तो इसलिए मन हमें चाहिए नहीं. मन को हमें परिष्कृत, हमें उसको समझ के अगर उसके ऊपर हम काम कर पाए, तो देन वी आर एबल टू डू मच बेटर एंड मच मोर एंड मच नाइस, इन अ मच नाइसर वे. तो वो, so that is where our focus should be. Now how do you achieve that
is where we say Samagra Vikas or Panchakosh, where we work with the children, where we help them develop, much better Annamaya Kosh, Pranamaya Kosh, Manomaya Kosh, Vijnanamaya Kosh, and Anandamaya Kosh. Now, this session that we are doing is in two parts because this is a bigger topic, and hence we will we will deal with Annamaya and Pranamaya today, and Manomaya and Vijnanamaya and Anandamaya in next Saturday. My request to all of you would be that please mark your calendar so that you don't miss the important part of Manomaya Kosh, Vijnanamaya Kosh, and Anandamaya Kosh, which will happen next Saturday. All are important, uh, but where we are faltering today is in the more subtler koshas. Now, Annamaya Kosh mein, how do we work with students to help them become more emotionally strong? Yeah, very simple. Panchavarshani lalayet. We should work with our children so that they become very they feel that they are the kings or the queens or the princes of the house. We should give time to them. We should give a lot of love to them. We should give a lot of predictability to them. How do we do that? छोटे आयु के जो बच्चे होते हैं, आज एक नया ही कुछ एक चल रखा है जिसको हम अनस्कूलिंग, होम स्कूलिंग के कई पार्ट्स में हो रहा है, फ्री स्कूलिंग. We take children in many places. Yeah, we take children one place to another. 1 week यहाँ रह गए, 15 दिन वहां रह गए, महीना भर कहीं और रह गए. ऐसे अलग अलग गुरुकुलों में, अलग अलग एफर्ट्स में, कम्युनिटी एफर्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में we take our children, very young children. Many people come to Vidya Kshetra also. We welcome them, but then we politely tell them we don't have a place where you can stay like 1 weekend with your child and work here and then go to the next something, because it is actually detrimental for the child, for their emotions. ऐसा क्यों? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा अभी सब चीजों को अपने माता पिता के हिसाब से ही देखता है. उसको प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए. A small child, if you see they draw something, they will make a small hole, they will make one line, stick hands and stick legs, because still they have not started seeing the world outside. Yeah, they have not started related to the world outside. एक pedagogical principle होता है near to far. Yeah, first local then global. हम लोकल तो बनाते नहीं बच्चे को, अपने घर की संस्कृति उसको मालूम नहीं, घर की प्रैक्टिसेस मालूम नहीं, घर में कौन कौन एडल्ट्स हैं मालूम नहीं, उनके साथ रिश्ता बना नहीं. पहले हम बाहर के साथ रिश्ता बनाने चल रहे हैं. या वी टेक देम आउट इन मल्टीपल प्लेसेस, घूमते रहते हैं. So this is very harmful for the child. Maybe you are enjoying it, and you will see your child is becoming very outspoken. They are very frank, very bold. They interact with other people, and you feel ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, देखो इसको कितना नॉलेज मिल रहा है. बट हम वो एक्सटर्नलिटी में फंस गए, हम इंटरनली समझ ही नहीं पा रहे कि उसके बेचारे के इमोशंस पे क्या हो रहा है, बच्चे के इमोशनल स्टेबिलिटी पे क्या हो रहा है. उसको जो जो एक जगह में रह के प्यार मिलना चाहिए था, एक जगह में रह के रिश्ता बनाने चाहिए थे, एक जगह में रह के अपने लाइफ के इंप्रेशंस बनाने चाहिए थे, वो तो उसके मिस हो रहे हैं. So that is very, very fundamental and important for the children. So how do we build those emotions? We build in this way where a child knows, अगर मैं इस घर में आया, मेरा घर जो है, तो इस टेबल पे अगर कुछ पड़ा होगा तो वो वहीं होगा. Everything has a place and there is a place for everything, and it is predictable. The environment has adults whom I know. I know, this is my father, this is my mother, this is my chacha, this is my mama, this is my dada, dadi, nana, nani. ये मेरे रिश्तेदार हैं. मेरे घर में, मेरे घर के बाहर जो गांव है या शहर है उसमें ये है, ये सड़क है, सामने पड़ोसी ये है. तो वो एक प्रिडिक्टेबिलिटी बनाता है बच्चे के लिए, उसके लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करता है. फिर रिदम अगर घर की बहुत अच्छी है तो बेसिकली what time the child is eating food, in the morning, in the afternoon, in the night, how is the child eating the food. मदर अपने हाथ से बच्चे को खिलाए, प्यार से खिलाए, तो वो सिर्फ खाना नहीं, उसके साथ प्यार भी खिला रही है बच्चे को. Now, all these are very important principles which the child is feeling very secure inside. Yeah, what time is the child sleeping, what time is he waking, how is he waking. ये जो स्पीड है, उठो उठो भागो भागो जल्दी स्कूल का टाइम हो गया, बस निकल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ओकेजनली चलता है, बट हर रोज ऐसा होना तो मतलब फिर तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है ना. तो बच्चा आराम से उठे, माँ और पिता बच्चे के साथ थोड़ा 2 मिनट खेले, प्यार से बात करे, बच्चा तैयार हो, और फिर अपना दिनचर्या में आगे बढ़े. तो ये जो विषय है,
ये अन्नमय कोश के विषय हैं कि बच्चा क्या खा रहा है, कब खा रहा है, कैसे खा रहा है, उसके सोने का समय क्या है, जागने का समय क्या है, क्या हम उसको समय दे पा रहे हैं, घर में किस प्रकार की एनवायरनमेंट है, लड़ाई झगड़े की एनवायरनमेंट है, घर में उत्सव कैसे बन रहे हैं, हमारे रिश्ते आते हैं या नहीं। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज यंग, I would always look forward to Deepavali, I would look forward to Holi, I would look forward to festivals because all relatives would come. Such a joyful moment it would be. हाँ? इतने सब हफ्ता 10 दिन पहले से हम लोग मठरी बनाना शुरू करेंगे, नमक पारा बनाना शुरू करेंगे. We would all, my mother, my grandmother, all of us would, it would be great fun. Now it might look very small and trivial, but it is very important. You should understand that these are a brick, we, वो जो दीवार बनती है वो दीवार सडनली नहीं एकदम बड़ी बन जाती. A brick by brick we lay the wall, है ना. So when we say our emotional resilience, that wall is built brick by such experiences of our life, which are very rich experiences, very satisfying experiences, very loving experiences. So emotionally, we are anchored. We have seen people around us who are strong in their emotions, who understand, relationships. Now, today the bigger problem is adults in the environment don't have Manomaya Kosh or Vijnanamaya Kosh, which is developed. So how do we deal with that? है ना? How will we help children build their Manomaya Kosh or Vijnanamaya Kosh or Pranamaya Kosha? So this is the Annamaya Kosha. I will come to this point maybe in 5 minutes from now. Again, ऐसे ही जब अन्नमय कोश से हम प्राणमय कोश में चले, मतलब रिदम्स. प्राणमय कोश is all about rhythm. Yeah, there has to be, like, how is our systems working, our circulatory system, our respiratory system, our reproductive system, how is it developing, our excretory system, our nervous system. हाँ, हमारे शास्त्रिक भाषा में बोले तो हमारे जो पांच प्रकार की वायु जो है उसमें संतुलन है क्या शरीर में. और आज के हम भाषाओं में बोले तो हम सिस्टम्स की बात कर सकते हैं. तो ये पांच सारे सिस्टम्स जो हमारे शरीर के हैं ये ठीक से फंक्शन कर रहे हैं क्या. नाउ हाउ डू यू अचीव दैट. देयर आर primarily 3 ways, and we will talk about it little bit now. एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम योग अभ्यास और प्राणायाम से इस पे काम कर सकते हैं. अगर हम प्राणायाम करें तो हमारी जो पांचों वायु है वो बैलेंस में आती है और श्वास की प्रक्रिया को हम समझ पाते हैं, उसको संतुलित कर पाते हैं. तो इसीलिए प्राणायाम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. अगर हम देखें हमारे अष्टांग योग के प्रक्रिया में, ऐसे ही शरीर आसनास जो है, तो यम नियम जो है, आसन जो है, प्राणायाम जो है, इससे हमारे को बहुत बेनिफिट मिलता है. इससे प्राणमय कोश में हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं. प्राणमय कोश के और भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब छोटा बच्चा है, अगर बाल अवस्था में है तो वो कहाँ से योग अभ्यास करेगा या प्राणायाम करेगा. तो इसलिए हम बच्चों के लिए रिदम्स की बात करते हैं कि रिदम में बच्चा खूब खेले, उसको पसीना आए, अच्छे से शारीरिक एक्सरसाइज करे, व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज अलग अलग प्रकार की कर सकते हैं, खेलना चाहिए. आजकल के बच्चे खेलते नहीं है. जितना बच्चा खेलेगा उसका इमोशंस उतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि बच्चे का स्विच ऑफ हो जाते हैं. बच्चे जब व्हेन यू आर प्लेइंग यू आर स्विच्ड ऑफ. यू सी व्हेन यू आर फोकस्ड इन एनी स्पोर्ट और एनी गेम्स, then you are not thinking much from your other aspects. You are completely into that moment. On the contrary, we are giving children video games, which is creating a bigger problem for them because उसमें उनका मन और बिखर रहा है, अटेंशन डेफिशिएंसी आ रही है, बात को समझने के लिए उतना पेशेंस ही नहीं होता है. सो ये सब इश्यूज हम आजकल बच्चों में बहुत बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं. तो ये मैं खेल की जब बात कर रहा हूँ तो मैं फिजिकल खेल की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ. लेट द चिल्ड्रन स्वेट. Yeah, so that is very, very powerful way of helping build pranamaya kosha. Now how do we so प्राणमय कोश में जब हम ये बात कर रहे हैं तो पहला हुआ योग अभ्यास, प्राणायाम और स्पोर्ट्स. ऐसे ही रिदम, अगर हमारे घर की रिदम, हमारे खाना खाने की रिदम, सोने की रिदम्स, हमारे परिवार में जो सब लोग हैं, मतलब हमारे अपना ही लाइफ इतना बिखरा हुआ है एडल्ट्स का, कोई कंट्रोल ही नहीं है. सुबह कब निकले, रात को कब वापस आएंगे, मीटिंग्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो रही हैं, रात रात भर हम जाग रहे हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, अपना खाना खाने के लिए टाइम नहीं है. तो किस प्रकार का हम सहायता कर पाएंगे हमारे बच्चों को जब हमारा अपना जीवन का ही प्राणमय कोश बिखरा हुआ है. देयर इज नो रिदम इन आवर ओन लाइफ. So it's very important that we give importance to these elements so that we provide our own life a rhythm, and through that our children
and our family also a rhythm of eating together, playing together, yeah, having some joyful moments together. Now all these things help children immensely. हम सुदृढ़ बना सकते हैं. सेकेंड एस्पेक्ट इसमें होता है कि हम चार प्रकार के हमारे संयम होते हैं. चार प्रकार के जिसको अर्थ संयम, वाणी संयम, समय संयम और अर्थ संयम, वाणी संयम, स्वाद संयम एंड समय संयम. तो चार प्रकार के ये जो संयम है, इन चारों प्रकार के संयमों पे हमें बच्चों के साथ काम करना चाहिए. उससे पहले हमारे अपने संयमों पे काम करना चाहिए. तो अर्थ संयम मतलब किसी भी वस्तु को असहज नहीं यूज करना, जो हमें चाहिए उसी वस्तु को यूज करना, बेकार में नहीं खरीदते रहना. बच्चों की अलमारी खोल के देखिए, 150-200 जोड़ी कपड़ा पड़ा है. ये अर्थ संयम कहाँ से हुआ? घर में हर रोज हम लोग स्विगी जोमेटो मंगवाए जा रहे हैं, भर भर के बाहर का खाना खाए जा रहे हैं. इसमें अर्थ संयम कहाँ से हुआ? बच्चे के अभी भी पेंसिल इतना है जिसमें जिसको यूज कर सकता है, नया पेंसिल पहले ही दे दिया. ये तो बहुत छोटी बात में बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातों में हम लोग नहीं विचार कर रहे हैं, छोटी बात में कहाँ से विचार करेंगे? तो टुडे व्हाट हैज हैपेंड इज एन एक्सप्रेशन of our freedom of choice is manifesting in our children also. Just because I'm able to earn a lot or much more than what my parents did maybe, or I have a lot of money now, so I end up spending it more also and showing it to the children that you can. Now I'm not saying we should keep them deprived, please understand. यहाँ मैं deprivation की बात नहीं कर रहा, पर मैं ये तो जरूर बोल रहा हूँ कि जो जब चाहिए, जितना चाहिए उतना ही बच्चे को मिलना चाहिए. Otherwise we are actually spoiling them, and the core at that is we ourselves don't have that control and understanding. Yeah. हर साल नया मोबाइल फोन लेना क्योंकि एप्पल का नया मॉडल आ गया है, क्यों हमारे को नया मॉडल खरीदना है हर रोज हर साल? हाँ? तो हर साल नया लैपटॉप लेना, हर साल नया आईपैड लेना, नए कपड़े खरीदते रहना. तो ये जो इम्पल्सिव बाइंग, जिसको आजकल हम कह रहे हैं फास्ट फैशन या मटेरियलिज्म, इम्पल्सिव बाइंग, अमेजोन एवरी डे घंटी बज रही है, टिंग टोंग आ गया भाई, अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया. ये इस प्रकार का जीवन अगर बच्चे देख रहे हैं माता पिता को जीते हुए, आप सोचिए उनके क्या संस्कार बन रहे हैं, उनके क्या इंप्रेशंस बन रहे हैं लाइफ के. इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन because eventually this is what is going as samskaras in them, and they see that this is a way life has to be led. And if that is the case, then how would they will ever be strong emotionally? Because emotionally strong वही व्यक्ति हो सकता है जो जाने की नीड और ग्रीड में फर्क क्या है, जो लोभ के अधीन ना हो, है ना. तो इसलिए इन चीजों पे काम करना बहुत आवश्यक है. अर्थ संयम, ऐसे ही समय संयम. व्हाट डू आई डू व्हेन आई डू, एम आई वेस्टिंग माय टाइम? या तो some of our senior students, when they come to me, they say, can we watch some movies? I said, yes, there is no problem, you can watch movies. Don't watch bekar ka movies. There are, okay, watch meaningful movies which are going to add some value to you. There is no harm in teenagers would like to have some entertainment. देख लो, आपके मन में है तो देख लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है. पर अच्छा मूवी देखो जिसमें आप कुछ सीखो. आजकल बहुत अच्छी मूवीज आती हैं इस प्रकार की, है ना. पर बट देर आर देन वेरी हॉरिबल अश्लीलता से भरी हुई मूवीज जिसमें कोई ना सर है ना पैर है, जस्ट मारधाड़ है, फाइट है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है. आपको भारतीय संस्कृति के विरुद्ध लेके जाती हैं, भारतीय चिंतन के विरुद्ध लेके जाती हैं, दृष्टि आपकी खराब करती है, मन आपका खराब करती है. ऐसे मूवीज देख के क्या फायदा? तो ये बातें अगर हम समझें तो फिर हमारा जो समय संयम है, अपने समय को कैसे सही तरीके से यूज करना, जो अपना रियाज करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने विद्याएं जो हम सीख रहे हैं उनका वापस से पुनरावर्तन करना है. ये सब ऑल दीज थिंग्स आर वेरी टाइम सेंटर्ड. अपने समय को भी रिस्पेक्ट करो, दूसरे के समय को भी रिस्पेक्ट करो. ये सब वैल्यूज जब आती हैं, इसको समय संयम हम बात करते हैं. अपने मनुष्य जीवन को कैसे यूज करना है, इतनी छोटी सी आयु मिली है हमें, 80-90 साल की हमें आयु मिली है, और इतने जन्मों की तपस्या के बाद मिली है, उसको कैसे यूज करना है, ये अगर हम बच्चों को समझा सके, जब वो छोटे हैं कहानियों के थ्रू, जब वो बड़े हैं संवाद के थ्रू, तो समय संयम बच्चों में आता है. पहले हम में आना चाहिए ऑफकोर्स. ऐसे ही तो अर्थ संयम हुआ, समय संयम हुआ, स्वाद संयम, जिह्वा.
हमारे हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सब पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो वो बच्चे देखते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने पहले ही बोला, स्विगी जोमेटो की जो बात करी, खान जितना हम बाहर की दुनिया में बच्चों को स्थित करेंगे उतना वो बाहर बिखरे रहेंगे। हमें बचपन से बच्चों में ऐसे क्वालिटीज लाने हैं कि वो अंदर के जीवन में स्थित हो, एक्सटर्नैलिटीज में फंसे नहीं। ये जो ब्रांड है, ये जो कारें हैं, ये जो बड़े बड़े मकान हैं, ये जो बढ़िया बढ़िया शर्ट्स हैं, वैन हुसैन हो गया, लिवाइस हो गया, लेविस्ट्रॉस हो गया, ली कूपर हो गया, जूते ये हो गए ब्रांड के, हमने बच्चों को बाहर स्थित करा दिया है पूरे से। बाहर का खाना, बाहर घूमने फिरने जाना, बहुत ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन विद सर्टेन पर्पस ना। घूमने फिरने नहीं जाना है कि जा सकते हैं, भारत में कितनी सारी सुंदर जगहें हैं देखने के लिए, कितने मंदिर हैं, यात्राएं हैं, सो मेनी प्लेसेस वी कैन गो, बट जस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, व्हाट इज द पॉइंट? देयर हैज टू बी अ पर्पस बिहाइंड समथिंग। महाराष्ट्र जाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतने सुंदर सुंदर फोर्ट्स हैं, देखने में भी सुंदर है, उसका इतिहास से भी कितना सुंदर कनेक्शन है। राजस्थान जाइए, कितना सुंदर इतिहास है, बच्चों को इतिहास भी बताइए, देखिए भी जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उड़ीसा जाइए, वहां पर कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, वहां पर कितने विलेजेस हैं जिसमें कितना काम हो रहा है। रघुराजपुर है जहाँ हाथ का काम है, पटचित्र बनते हैं, नेचुरल रंगों के बनते हैं। ऐसे कितने ही गांव हैं जहाँ हाथ का काम से कपड़ा बन रहा है। ऐसे इस प्रकार के यात्राएं करिए, ट्रिप करिए, देन लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल। इट इज नॉट जस्ट चलो घूम के आते हैं, मस्ती करेंगे, जाए गए वहां, खाया पिया, मौज किया, आगे वापस, क्या था उसमें? So that is where while you might have spent good time with children, but children also learn that इतना समय है हमारे पास लाइफ में कि हम 2 हफ्ते हमारा लाइफ का इसी मौज मस्ती में निकाल दिए। So certainly that message has also gone in. So there are many aspects that we have to look into. So when you are, तो हमारा समय संयम में ये सब एलिमेंट्स भी आते हैं। ऐसे ही वाणी संयम, वाणी संयम मतलब क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, ताकि, और स्पष्ट बोलना, अ, जो इतनी बड़ी बात है उसको इतने में कैसे बता देना, ताकि हम अपनी वाणी और अपने समय सबको कम और जितना चाहिए उतना यूज कर सके। तो ये चारों प्रकार के संयम पे जब हम काम करते हैं तो बच्चे को अ, अ, जिसको हम कहते हैं ना बॉडी मेमोरी मिलती है। खासकर ये काम होता है 6 से 12 साल के बीच की आयु में। सो जब मन के अधीन बच्चा होने लगता है, जो कि किशोर अवस्था है, टीनेजर्स, मेनी पीपल कम एंड दे से ओ माय चाइल्ड इज 13 ईयर ओल्ड, 14 ईयर ओल्ड, डजंट लिसन टू मी, इज अनकंट्रोलेबल, रिबेलियस, my way or highway, and always is frustrated, angry, screaming, tantrums. So I tell them, see, this is natural that these aspects are visible in child during their teenage. But if we work with their in preceding age, which is the 6 to 12, and work with the children, that if they're learning music, are they practicing 2 hours every day? Yeah. So if the child has practiced music 2 hours every day when they were 6 to 12, when they become 13, 14 year old, these and मन के अधीन होके वो काम करने लगेंगे, तो वो बच्चा बोलेगा, अरे यार मैं तो टायर्ड हूँ, मैं रात को लेट सोया, मैंने कल तो प्रैक्टिस करी थी, आज क्यों करना है? 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड के मन जब जब विकृत मन जब काबू करने लगता है तो ऐसे फीलिंग्स आने लगते हैं, हमें भी आती है। तो अगर बच्चे ने 6 साल अच्छे से हर रोज 2 घंटा किया है तो उसकी बॉडी मेमोरी उसको बोलती है कि नहीं, कि यार कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। सो द बॉडी मेमोरी, ये जो हमने संयम का जो जो उसका हैबिट्स बना दिए अच्छे, ये हैबिट्स विल कैरी देम थ्रू दोस डिफिकल्ट पीरियड्स ऑफ टीनेज। एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क with the students when they are 6 to 12 year old, to to build this type of संयम। या अभी भारतीय दृष्टि में संयम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नियंत्रण होता है, एक संयम होता है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना किसी और को, संयम मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल। तो भारतीय दृष्टि में संयम पे इंपॉर्टेंस दिया गया, नियंत्रण पे नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ प्रयाग आप जाइए तो पूरा जो हमारे कुंभ की यात्रा हो जाती है, करोड़ों लोग आते हैं, 60 करोड़ लोग आए इस बार। प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होते ज्यादा, कितने पुलिस वाले देखने को भी नहीं मिलते। तो तो ये संयम का विषय है, विशेष है, इसीलिए उसको इतने बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस भी उसको केस स्टडी के रूप में पढ़ते हैं, समझते हैं। एनी हाउ, तो ये सेकंड पार्ट हुआ संयम का। पहला पार्ट प्राणमय कोश के लिए मैंने बोला प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज, स्वेटिंग, स्पोर्ट्स। सेकंड मैंने बताया संयम पे काम करना बच्चों के। अब संयम पे काम कैसे करते हैं ये अलग विषय है,
मैं अलग से ये टॉपिक लूंगा, श्रीलता का है इसमें, वो अलग से ये टॉपिक हम लोग शेड्यूल करेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अ, आप लोग मैं हमारे विद्या क्षेत्र की साइट पे जाके वहां पर आचार्य विद्यालय का जो लिंक है उसमें आप अपना, यस यू वांट, यू आर इंटरेस्टेड टू रेगुलरली गेट these messages of such sessions, you can give your name over there, and then we will add you to that group. The group is called Swavikas. Yeah, there are some people who are already part of our Acharya Vidyalaya program, which is a 5-year program of becoming an Acharya. That's a separate program, it's more intense. But there is also a weekly session which happens on Swavikas, which are these sessions, and you have to give your name, you have to register for that. So my request to you will be, please go to vidyakshetra.org, vidyakshetra, vidyakshetra.org, and over there you go to Acharya Vidyalaya, and there you please fill that Google form, give your name and number and details, and we will add you to the group, so that you get more of these information directly instead of forwards. So तो वी विल टेक दी कि संयम पे एक्चुअल में काम कैसे होगा, वो हम अलग से एक टॉपिक पे भी लेंगे। तो ये चारों संयम पे काम हो गया। तीसरा डायमेंशन जो आता है प्राणमय कोश का, वो होता है अच्छे हैबिट्स फॉर्म करना बच्चों में, अच्छे हैबिट्स, और उनके एंड गिव देम अ लॉट ऑफ एबिलिटीज. So when they are 6 to 12, we are working with them in building their musical abilities, creative abilities, discipline. We are working with them on mathematical abilities. We are working with them to build, their will, strong will, मेहनत करना, एग्रीकल्चर करना. तो गुरुकुल में इधर विद्या क्षेत्र में हर रोज 1 घंटा बच्चे कृषि करते हैं, कपड़ा बनाते हैं. 20 बच्चे हैंडलूम पे कपड़ा बनाना सीख रहे हैं, नेचुरल डाइंग सीखते हैं. They are learning how to do pottery. Yeah, we make houses every year. 3 weeks we make a house. Yeah, a different type of a structure which is used as a classroom or as a. Last year what we made is a vermicompost room. Likewise, they are learning theater, music, Bharatnatyam, tabla, flute, painting. All these are taught by professional people. So they are very inspired when they learn from such people, because उनका life उन हस्तकला या कलाओं पे निर्भर है ना. तो ऐसे लोग जब पढ़ाते हैं तो बच्चों में अपने आप से इंस्पिरेशन आता है उसको सीखने का. So they give time. So these habits are formed. Then we have science labs. Then we have Sanskrit studies. We have civilizational studies. So children, they actually spend good amount of their time learning. ब्रह्मचारी आश्रम का ये खासियत होता है that बच्चों को बहुत intensely सीखना चाहिए. So these habits, when they form learning habits, when they joyfully learn, not to just pass examination, not to get numbers, but to learning to learn, then they become very confident inside, because they're actually knowing the subject. They know conceptually, they know the subject. They have invested in learning that subject. They are very joyfully learning every moment. उनके emotions कितने strong होंगे आप खुद विचार करिए. So this is how the third thing happens. We should give them lot of habits, positive habits, and lot of strong abilities, creative abilities during this time. प्राणमय कोश को जब हम फोकस से डेवलप कर रहे हैं. Now if all these things have happened nicely, then imagine the strength this child would have. Now I come back to the point which I told I will 5 minutes later address that point. एडल्ट्स के लिए भी ये कोशों पे काम करना बहुत जरूरी है. तो आप लोग जब ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज डोंट हैव दैट इन योर माइंड दैट ये तो मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, है ना. नहीं, बच्चे के लिए कर रहे हैं वो बाई प्रोडक्ट है, पहले अपने लिए कर रहे हैं. क्योंकि हमारे अपने कोश अगर बिखरे हुए हैं, मान लीजिए हम पूरा व्यवहार मनोमय कोश से कर रहे हैं. लास्ट वीक में 1.5-2 वीक्स बैक मैं पौंडीचेरी में था. मैंने देखा एक बच्चा वहां खेल रहा है, एक पाइप थी, वो पाइप उठाया उस बच्चे ने, और वो पाइप ऐसा नहीं कि सड़क की सीवेज वाली पाइप है. हम लोग अच्छी जगह गए हैं, श्री अरविंद आश्रम में है, आश्रम का जो डाइनिंग एरिया है उधर वो पाइप थी बाहर पड़ी हुई, डाइनिंग एरिया के बगल में नीट क्लीन पाइप थी, कोई उसमें खराब नहीं था. बच्चा उसको उठा के जस्ट देख रहा है, उसके दादा आए और उसको ऐसा डांट दिए, वो बच्चा सहम गया एकदम. मैंने कहा ये क्यों करा उन्होंने, व्हाट वाज देयर, मतलब वो इट वाज वेरी सिंपल थिंग, चाइल्ड इज जस्ट पिकिंग अप अ पाइप एंड लुकिंग एट इट. क्या होता है, हम हमारे अपनी फ्रस्ट्रेशंस बच्चों पे उतारते रहते हैं, और या तो हमारा अपना एक फीलिंग कि मैं कंट्रोल में हूँ, है ना, मैं कंट्रोल में हूँ. तो ये अब मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको नहीं आप रोकिए, डांटने के भी तरीके होते हैं. आप
एज के हिसाब से डांटना है। 20 साल के बच्चे को आप ऐसे नहीं डांट सकते। 20 साल के बच्चे को ऐसा भी बोला कि शायद बेटा तुम इसको ऐसे कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता था, ये भी डांट है ना। पर पर आप हर हर आयु में एक ही प्रकार का डांट देंगे तो आपके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है ना। तो दैट मीन्स वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन अवर ओन इमोशंस, we don't have control on our own manomay kosha, and our weak manomay kosha is resulting in a problem in our children. A simple example I will take. आपको जब गुस्सा आता है तो आप लाल हो जाते हैं, आपका आपका ब्रीदिंग बढ़ जाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपको स्वेट आने लगता है। ऑल दिस थिंग्स मीन्स व्हाट? एंगर आपको मनोमय कोश की विकृति में आया, पर आपका प्राणमय कोश बिखर गया, क्योंकि प्राणमय कोश जो सिस्टम्स जो आपके हैं सारे इफेक्ट हो गए, है ना। योर नर्वस सिस्टम, आपके कुछ ग्लैंड्स ने कुछ हार्मोन सिक्रीट किए जिससे कि ये सारी प्रक्रिया होने लग गई। सो यू जब आपका मनोमय कोश आपके प्राणमय कोश को बिखेर सकता है, तो आप सोचिए बच्चे को भी वैसे ही इफेक्ट होता होगा ना। इसीलिए जब आप एडल्ट हैं, आप डांटते हैं अपने बच्चे को, तो बच्चा भी सहम जाता है, लाल हो जाता है, डर जाता है, उसके अंदर पेट में कहते हैं ना वो बटरफ्लाइज आते हैं नर्वसनेस के, तो इसका मतलब उसके अंदर के ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं। So these are some very simple things that we should understand, that we have to work on our own koshas also in order to help our children develop their koshas. Yeah. So this is where I would like to stop now, and maybe have 5-10 minutes of questions. I'm cognizant of the aspect that we are just you know on time. What we have communicated 1 hour. Any questions that you have, and then we will continue this in our next session on how to work on Manomay Kosh, Vijnanamay Kosh, and Anandamay Kosh of the children to build this type of an emotional resilience in our children. G. Yeah. Please go ahead, Mukesh ji. हाँ जी सर, नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि संयम को लेकर करके कि आज हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें होनी ही है, हो भी रही है। तो हम बच्चों के साथ जाते हैं तो हम तो चाहते कि नहीं सीख, लेकिन बच्चा तो वहाँ तो उस इन्वायरमेंट में आ ही रहा है। किसी भी लोकेशन पे जाते हैं, शादी उत्सव में जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट से तो ले लेता है। तो फिर ऐसे समय में हम उनको किस तरह से संयम के बारे में सिखाएं, या उसे ज्ञान दें, या उसे जगह को चेंज करना चाहिए, या ऐसे जगह पर नहीं ले जाना चाहिए। फिर वैसे में कुटुंब का भी एक। जी। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज बन गया है, क्योंकि जो वातावरण है, पूरा जो सराउंडिंग है, रिलेशनशिप्स हैं, वो सब तो नहीं ये फॉलो कर रहे प्रिंसिपल्स जो हम लोग सीख रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। अ, मेरा यही हमेशा उत्तर रहता है, अब जो हमारे हाथ में है वो करेंगे, जो नहीं है उसको नहीं कर पाएंगे, है ना। रिश्तेदारी को जी। तो मिलना होता ही है, रिलेशनशिप्स को मिलना तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसलिए ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि हम लोग नहीं जाना ही बंद कर दें, पर कम जाएं, जितना आवश्यक है उतना ही जाएं, है ना। अ, और ऐसी जगह जाएं, कदाचित ऐसे रिश्तेदार होंगे जो इन बातों को समझ पाएंगे, कुछ तो ऐसे कोई ना कोई होगा, उनके यहाँ ज्यादा जाए। ऐसे जगह जाएं जहां, अगर मान लो बाहर जाना ही है खाने के लिए सबको लेके, ऐसी जगह चले जाइए जहां संस्कार थोड़े ठीक हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मॉडर्न पब डिस्कोज एंड जहाँ बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है। आपके शहर में, अब जैसे बैंगलोर में, मैं कईयों को बोलता हूँ, पूछते हैं लोग, तो मैं बोला रविशंकर आश्रम है वहाँ रेस्टोरेंट है, इस्कॉन का है वहाँ रेस्टोरेंट है ना, ईशा है वहाँ रेस्टोरेंट है। ऐसी जगह चले जाओ जहाँ संस्कार थोड़े अच्छे मिलेंगे, एटलीस्ट बाहर वाले मार्केट वाले संस्कार ना पड़े। ये मॉलों में मत जाते रहो जहाँ पर इतने सारे दूसरे प्रकार के संस्कार मिलेंगे। तो ये ट्रेडिशनल कई जगहें हैं जहाँ पर आजकल बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। जहाँ मैंने देखा बैंगलोर में ऐसे कई प्रयास है जहाँ एक कपल ने रेस्टोरेंट शुरू किया है, जो ट्रेडिशनल कल्चरली बात को साथ में रखते हुए, वो बैंगलोर की कहानी सुनाते हुए खाना खिलाते हैं, अपने घर में ही बनाते हैं, वो देते हैं। ऐसी जगह चले जाओ, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा महंगा होगा कंपेयर टू आउटसाइड, एंड गो वेरी स्पेयरिंगली। मतलब ऐसा नहीं कि हफ्ते में हर रोज जा रहे हो, रिदम में जा रहे हो, हर संडे बाहर ही जाना है। ये सब आदतें नहीं डालनी चाहिए। हो गया महीने में एक बार चले गए, 2 महीने में एक बार चले गए। ऐसा नहीं कि हर संडे जाना है, तो फिर बच्चे में वो रिदम बैठ गई, इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट है, हर संडे जाना ही है बाहर, है ना। वैसा नहीं हैबिट्स डालनी चाहिए बच्चों में। तो अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि मेरे तो घर में जो मेरे माता पिता है वो तो टीवी लगाए रखते हैं, अब क्या करें, तो अपने दादा दादी से अलग रहे क्या? मेरा हमेशा उनको सजेशन रहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
दादा दादी के साथ में रहना चाहिए। बच्चा जब देखेगा, अगर और कोई रीजन नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल हो गया, रिलेशनशिप वर्कआउट ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, then that's a separate issue. But we should always try to build that relationship, make that relationship. Children should also see the struggles of living with with the previous generation. With that, they learn a lot. How they will live with you when you are older. They will also have those learnings. वो संस्कार उनके उस समय काम आएंगे। तो ये सब बातें हैं। इसको अलग एक टॉपिक पे भी पकड़ लेंगे, लिविंग विद द रिलेशनशिप्स करके ना, इन टुडेज डे एंड एज इज अ वेरी नाइस टॉपिक। ये हम अलग से भी सेशन लेते हैं। श्रीलता सर कभी 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 ऐसा होता है जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट वैसा नहीं है। अगर हम आसपास अगर हम उस तरह से कल्चर्स को फॉलो करते तो वो लोग कमेंट करते हैं, तो हम तो समझते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते, तो उस समय डिफिकल्टीज आ जाती है और वो क्वेश्चंस करते हैं। कोई नहीं, आप अपने घर का, जब आपके पास, जैसे मैंने बोला, जब आपका कंट्रोल है आपके समय पे, उसमें जो आप बच्चे को दे रहे हैं वो दीजिए ना, वो आपके हाथ में है ना। और उसको ज्यादा दीजिए, उसको ज्यादा सुंदर बनाइए। जो आपके हाथ में समय कंट्रोल में नहीं है, और ऐसे मोमेंट है जहां पर आपको बाहर लेके ही जाना है, रिश्तेदार ऐसे हैं जहां पर उनको समझ नहीं है इन बात की, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बात चलेगा। ऐसा भी नहीं कि, थोड़ा तो खाने में मिर्ची भी होनी चाहिए ना, है ना। थोड़ा तो स्पाइस भी होना चाहिए। पूरा एकदम खाना सिर्फ एक ही प्रकार का सादा खाना ही बिना नमक वाला ही पूरा लाइफ तो नहीं होता ना। तो वो भी इम्पोर्टेंट है बच्चों के लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए। उससे डरिए नहीं, पर अपने परिवार के समय को, अपने समय को सुंदर बनाते रहिए और मीनिंगफुल बनाते। दैट विल हेल्प। जी। जी। जी हरीश जी। प्रणाम अन्ना। जैसे आपने बोला कि प्राणमय कोश में योगा और प्राणायाम इज इम्पोर्टेंट, तो इज देयर एनी एज फॉर दैट कि किस एज के बच्चों को हमें वो प्राणायाम या योगा में डालना चाहिए, या कोई ऐसा पर्टिकुलर? हाँ, जनरली छोटे बच्चे तो योग नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला कि बाल अवस्था में, 6 से 12 वर्ष की जो आयु है बच्चों की, वो इट इज बेटर फॉर चिल्ड्रन टू एक्चुअली बिकम, डू मोर एक्सरसाइज, व्यायाम या तो खेलना। योग अराउंड 8 9 साल 10 साल से शुरू हो सकता है। प्राणायाम तो 14 15 16 साल के बाद ही होना चाहिए, उससे पहले आवश्यकता नहीं। ओके। जी। ध्वनि जी। नमस्ते अन्ना, इन एक्सटेंशन टू द प्रीवियस क्वेश्चन, अगर हमें संगीत या नृत्य या उन कलाओं की फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू करनी है तो आपके अनुभव से करेक्ट एज क्या रहेगी? कोई ऐसा एज तो स्पेसिफिक नहीं होता है। मैंने देखा है दक्षिण भारत में तो 5 6 साल के बच्चे भी संगीत सीखना शुरू करते हैं। अ, फर्क इतना होता है कि दे आर इन यंग एज दे लिसन मोर, एंड देन बीच बीच में आचार्य अगर अच्छे हैं तो वो उनको समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे। भरतनाट्यम में मैंने सुना है और देखा भी है कि क्योंकि वो शारीरिक कला है, तो 7 8 साल के बाद ही अच्छी होती है करके ज्यादातर। क्योंकि उसमें राइट एंड क्रॉस लैटरल कोऑर्डिनेशन जिसको हम कहते हैं ना, लेफ्ट और लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग का राइट लेग, राइट हैंड, ऐसा कोऑर्डिनेशन रहते हैं। तो वो छोटे बच्चों में उतना अच्छा नहीं मानते हम कि उन पे उतना प्रेशर डालें कि वो अपना राइट हैंड और लेफ्ट लेग को साथ में मूव करें। ये सब चीजें तो मुश्किल है। और अभी भी बोन्स डेवलप हो रही होती है, तो इसलिए नृत्य विद्या जो है वो थोड़ा सा लेट शुरू होती है। अभी फ्लूट की तो प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। हमारे यहाँ फ्लूट आचार्य जो है वो 10 साल के बाद ही सिखाना शुरू करते हैं आयु के बच्चों को, क्योंकि वो जो होल्स होते हैं उसको उंगलियां बंद ही नहीं कर पाती वरना, जो बांसुरी का। तो ये सब फिजिकल जो लिमिटेशंस है उस वजह से ऐसा रहता है विद्याओं का। कृषि तो 2 साल के बच्चे को हमें लगा देना चाहिए। आप लोग कर रहे हैं कृषि, तो घर में बच्चा भी आएगा, मिट्टी उठाएगा, पानी छोटा सा उसके लिए वाटरिंग कैन होना चाहिए, या उसको बोलना चाहिए कि बेटा वो पानी डाल दो उसमें जाके। तो छोटी आयु से जब बच्चा इन्वॉल्व होता है, घर में खाना बन रहा है, तो 2 3 4 साल का बच्चा भी घर में खाना बनाना चाहिए साथ में। ये भी शिक्षा ही है ना अपने में। तो हाँ, हमारे यहाँ गुरुकुल में शिशु वाटिका में हर हफ्ते एक दिन खाना बनाने का दिन भी होता है, जिसमें जो हमारे 2 आचार्य हैं वो बच्चों के साथ खाना बनाते हैं। कभी रोटी भी बनाते हैं वो लोग, तवे के ऊपर रोटी बनाते हैं, बच्चे बेलते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन चिल्ड्रन आर कुकिंग लाइक दैट। अधिकतर दे कुक नॉन फायर वाला, जो विदाउट यूजिंग फायर दे कुक, बट समटाइम्स दे डू इवन कुकिंग ऑन फायर। तो ये सब चीजें तो बच्चे बचपन से ही सीख सकते हैं। कई चीजें, कलाओं के लिए आयु देखनी होती है थोड़ी सी। जी, जी विजय जी। नमस्ते अन्ना।
नमस्ते। As you mentioned, kids will compare with what they have, with what their friends have, what other people have. How to control these feelings with them? See, it's very natural that they will do it. We should listen to them. ऐसा भी नहीं हमें बोलना है कि ये सब बातें मत करो, ये सब मत देखो, बस सुन लीजिए ना। बच्चा आंसर नहीं ढूंढ रहा है, एक्चुअली वो चाह रहा है कि आप सुन लें बस। तो बच्चा आके बोला कि पापा पापा देखो, वो मेरा फ्रेंड जो है अमर, उसके तो पिता के पास बहुत बड़ी गाड़ी है। अच्छा, कौन सी गाड़ी है? अच्छा, ये ठीक है, बस इतना काफी है बच्चे के लिए। अगर इफ इट ट्रांसलेट्स इनटू योर फीलिंग रेरन दैट ओ वी हैव अ स्मॉलर कार और वी हैव अ बिगर कार, और इफ यू ऐड फर्दर टू इट, अरे पर हमारे पास तो उससे बड़ी गाड़ी है, बेटर गाड़ी है, या हमारे पास आप फिर अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं कि यार अमर ने आके ये बात करी और देखो हमारे पास तो छोटी गाड़ी है। नाउ दीज डिस्कशंस एक्चुअली form samskaras in the children of insecurity also. So we should not give too much importance, but we should give time to the child. So let the child come and tell. There is no problem in listening to it. Gradually, from your vyavahara, child will learn that these are irrelevant and unimportant topics. ठीक है ना, धन्यवाद। हाँ जी, तो हमको यहाँ रुकना चाहिए, और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो we can stop now. And I request you all to please join next week also, same time, 6 o'clock. We will continue this topic and go a little more deeper in how to understand mana and Vijnanamaya Kosh. More specifically, little time if we have, we will spend maybe on Anandamaya Kosh also. But Manamaya Kosh and Vijnanamaya Kosh itself it's like a sagar. It's like an ocean in itself. It will require a lot of more attention and time from all of us. Okay, so we will close with a prarthana. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, राम राम। धन्यवाद। राम। धन्यवाद। धन्यवाद अन्ना।